नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और आपके वॉल्यूम 2 है। इसका पहले वॉल्यूम 1 अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है। जो उसे नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे, या तो आप जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो में कितने क्वेश्चन टोटल हैं तो 150 क्वेश्चन है। 150 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया? अनवरत योजना को रोलिंग प्लान भी बोला जाता है। अनवरत योजना कब से कब तक चलना था? तो 1978 से 83 तक चलना था, लेकिन जनता पार्टी की जो सरकार थी 1980 में गिर जाती है और अनवरत योजना को 1980 में ही समाप्त कर दिया जाता है और 1980 में जो है इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो अनवरत योजना है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो गुन्नार मिडल के द्वारा किया गया था। गुन्नार मिडल के द्वारा किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलता है? 2002 से 2007 तक चलता है 10वीं पंचवर्षीय योजना। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है तो किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से, साक्षरता से, जनसंख्या से, बेरोजगारी से। तो आपको याद रखना है जो हिंदू वृद्धि दर है राष्ट्रीय आय से इसका संबंध है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे? राष्ट्रीय आय से। तो ऑप्शन में कोई नहीं है तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है कि जो हिंदू वृद्धि दर है ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा दिया गया था। प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा दिया गया था। इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रोफेसर राजकृष्ण ने जो है 3.5% की आर्थिक समृद्धि को ही जो है हिंदू विकास दर बोला है। और इनके द्वारा बोलना था कि जो हिंदू हैं, जो भारत के हिंदू हैं, उनकी ऐसी मान्यताएं हैं और इनकी ऐसी जीवन शैली है कि वो भारत के विकास दर ज़्यादा होना देना नहीं चाहते हैं। मतलब कि उनके जीवन शैली के कारण जो है भारत का विकास दर कम है, 3.5% है। इसे बोला गया हिंदू विकास दर बोला गया है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो देख लीजिए कौन नहीं आता है। निर्माण तो आता है, विनिर्माण भी आता है, प्रसंस्करण भी आता है, जबकि खनन जो है प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि खनन हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन आदि जो है प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के ट्रांसफ़र से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा? ध्यान रखिएगा, आय पर जो है कितने प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा? तो 30% की दर से आपके कर लगाया जाएगा। ये बजट में अनाउंसमेंट किया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जो मेक इन इंडिया है इसकी शुरुआत कब होती है? तो 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत को विनिर्माण क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाकर अधिक से अधिक एफडीआई को आकर्षित करना इसका उद्देश्य था। 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था। 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था तो कितना था? 634 बिलियन डॉलर। इसमें ध्यान रखना है कि जो विदेशी मुद्रा जो भंडार होता है हर सप्ताह ये चेंज हो जाता है। और कौन जारी करता है? तो आरबीआई बताता है कि भारत के पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार
बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? इसे दोबारा देखिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो कितना परसेंट है? 7.84% है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। इसका पहले जो 66वें बीपीएससी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन को पूछा गया था, लेकिन ये 2021 का है और इसका पहले 2019 का पूछा गया था। नेक्स्ट है कि थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर, थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति की सिफारिश पर चुना गया है? तो किस समिति की सिफारिश पर चुना गया है? तो उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर चुना गया है। इस प्रश्न को दोबारा देखिएगा। थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर, ध्यान रखिएगा, फिर से बोलते हैं, थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति की सिफारिश पर चुना गया? तो उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर चुना गया। उर्जित पटेल जो है आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग जो है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आपके आता है। किस संस्था का गठन ब्रेटन वुड समझौते के तहत नहीं हुआ? किस संस्था का गठन जो है ब्रेटन वुड समझौते के तहत नहीं हुआ? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो गठन है ब्रेटन वुड समझौते के तहत हुआ है, जबकि ब्रिक्स और विश्व व्यापार संगठन इसका जो गठन है ब्रेटन वुड समझौते के तहत नहीं हुआ है। जो ब्रिक्स है BRICS, इसमें आपके 5 कंट्री हैं, और जो विश्व व्यापार संगठन है इसका गठन कब किया गया था? तो 1995 में इसका गठन किया गया था। जो ब्रिक्स है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसमें सबसे लास्ट में जुड़ता है। विश्व भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड वे वर्ल्ड हंगर हिल्फे द्वारा जारी किया जाता है विश्व भूखमरी सूचकांक। इसमें ध्यान रखना है कि जो विश्व भूखमरी सूचकांक 2021 का रिपोर्ट है उसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 101वां स्थान दिया गया है 116 देशों में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? तो किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था? तो PC महालनोबिस की अध्यक्षता में जो है एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। और कब किया गया था? 1949 में किया गया था, 1949 में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना जो है 1964 में की गई। कब की गई? 1964 में की गई। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय किया गया है? अच्छा सवाल है, दोबारा पढ़िएगा। हाल ही में जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो रोहतास मॉडल को जो है पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते हैं? ध्यान रखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार में कितने प्रतिशत लोग जो हैं गांवों में निवास करते हैं? तो 88.7% लोग जो है गांव में निवास करते हैं। शहर में कितने परसेंट लोग रहते हैं? तो 11.3% लोग आपके शहर में रहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार जो है देश में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 80.9% है। कितना है? 80.9% है।
साथ ही आपको ध्यान रखना है कि देश की कुल साक्षरता कितना है, देश की कुल साक्षरता कितना है, तो 73% है, 73% है। इसमें आप देख चुके हैं कि पुरुष की जो साक्षरता है 80.9% है, जबकि जो महिला हैं उनकी साक्षरता जो है 64.6% है, 64.6% है। निम्न में से कौन जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो के.एम. मुंशी थे, मित्तल भी थे, डी.पी. खेतान भी थे, जबकि एस.सी. मुखर्जी नहीं थे, एस.सी. मुखर्जी नहीं थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? जो इसमें 4 को ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से कौन जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? तो देख लीजिए, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, विदेश यात्रा करने का अधिकार ये भी है, निजता का अधिकार ये भी है, महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार ये भी है। तो सारे के सारे जो स्टेटमेंट है ये सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक जो ऑप्शन हो जाएगा ये ठीक हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन से अनुच्छेद को बाद में जोड़ा गया? तो सारे जो अनुच्छेद हैं ये पहले से जब हमारा संविधान बना उसी समय से ये लिखा गया है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। और इसमें ध्यान रखना है कि जो भी इसे कि लिखा रहेगा, मान लीजिए कि 40-39 का, तो समझिएगा कि बाद में जोड़ा गया है हमारे संविधान में संशोधन करके। जैसे कि 39 का में क्या लिखा गया है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता लिखा गया है। 43 का इसमें क्या लिखा गया है? तो उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। उसके बाद है 48 का, इसमें क्या लिखा गया है? तो पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीवों की रक्षा से जुड़ा हुआ है 48 का। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अनुच्छेद 40 है ये पंचायती राज से इसका संबंध है, पंचायती राज से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? तो इसमें ध्यान रखिएगा 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है दिल्ली और पुडुचेरी को जो विधानसभा है उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने का जो अवसर कब दिया गया? तो 1992 में दिया गया और 70वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1919 से लिया गया है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। लोकसभा की विघटन का किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोकसभा की विघटन पर जो है किसी बिल पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पर आपको बता देते हैं कि किसी भी बिल का संबंध लोकसभा से है जो पारित हो गया है और राज्यसभा में पारित नहीं हुआ है, लोकसभा में लंबित है, वो सारे बिल आपके एक तरीके से क्या हो जाएंगे? लोकसभा विघटित होने के साथ ही उस बिल का भी समापन हो जाता है। अब सारे स्टेटमेंट को आप देख लीजिए। लोकसभा में विचाराधीन या लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं, लोकसभा में विचाराधीन या लंबित विधेयक जो है समाप्त हो जाते हैं, जिससे कि राज्यसभा से पारित हुआ। ठीक है, और लोकसभा में भी आके लंबित है, तो जैसे ही आपके लोकसभा विघटित होगा वह बिल भी आपके समाप्त हो जाएगा। उसके बाद है, ऐसे सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं जो लोकसभा द्वारा पारित किए जा चुके हैं परंतु राज्यसभा में विचाराधीन है, तो ये भी ठीक है। अगर कोई जो विधेयक था, बिल था, लोकसभा में पारित हुआ लेकिन राज्यसभा भी उसे पारित नहीं किया है, तो वो भी बिल आपके समाप्त हो जाता है। 3 नंबर है कि ऐसा विधेयक जिस पर राज्यसभा में विचार चल रहा हो परंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया हो, वह विधेयक समाप्त नहीं होता है। तो सही बात है, वो विधेयक आपके समाप्त नहीं होता है। इसे दोबारा पढ़िएगा, ऐसे विधेयक जिस पर राज्यसभा में विचार चल रहा हो, ठीक है, राज्यसभा में विचार चल रहा हो परंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया, मतलब कि जो बिल था अभी लोकसभा में उस संपर्क में आया ही नहीं है, अभी राज्यसभा में उस पर डिस्कस चल रहा है, तो वह जो है विधेयक समाप्त नहीं होता है। तो सही बात है, विधेयक आपके समाप्त नहीं होता है लोकसभा के विघटन के साथ में। दोनों सदनों में पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया है वो समाप्त हो जाता है, तो गलत बात है, वो समाप्त नहीं होता। जैसे कि जो कोई बिल है लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ और चला गया राष्ट्रपति के पास और उसी समय जो है लोकसभा विघटित हो जाता है, तो क्या वह बिल आपकी समाप्त हो जाएगा? तो वह बिल आपके समाप्त नहीं होता है। तो 4 वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन आपके असत्य है? तो 4 नंबर आपका असत्य है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल निर्धारित है? तो अधिकतम जो है कितने अवधि का अंतराल आपके निर्धारित किया गया है? तो 3 महीने का। कितने? 3 महीने का। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव होता है सीधे जनता के द्वारा। ये गलत है। उस राज्य के लोकसभा सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ये ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राज्यसभा के मेंबर हैं ये किसका नेतृत्व करते हैं? तो ये राज्यों का नेतृत्व करते हैं। भारत के संसदीय इतिहास में आज तक सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो आज तक कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है प्रधानमंत्री पर। कितने बार? 27 बार। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी पर जो है सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कितना बार लाया गया है? तो 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इंदिरा गांधी कहाँ है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा जो समिति है इसमें टोटल आपके 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से। बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में प्रारंभ की गई? तो सबसे पहले जो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। राजस्थान और आंध्र प्रदेश कहाँ है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कि राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ था नागौर से, और 1959 में ही जो है आंध्र प्रदेश में भी आपके पंचायती राज व्यवस्था आपकी शुरू हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो देख लीजिए, 21वां संविधान संशोधन 1967 ये संबंधित है। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ये आपके संबंधित नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ये किससे संबंधित है? तो प्रीबी पर्स से संबंधित है। प्रीबी पर्स से इसका संबंध है। 71वां संविधान संशोधन 1992 ये ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 2003 ये भी आपके भाषा से इसका संबंध है। तो जो बी है इसका भाषा से संबंध नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को चुना गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। जो इस बार का आपके टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसके पदक के बारे में बताना है। तो स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा। रजत किसके द्वारा जीता गया? तो रवि कुमार दहिया के द्वारा। कांस जो है लवलीना बोर्गोहेन, और एक कांस बजरंग पुनिया के द्वारा जीता गया है। तो इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोपेनहेगन है। कौन है? कोपेनहेगन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है जो दिल्ली है इसे कौन सा स्थान दिया गया है? तो दिल्ली को 48वां स्थान दिया गया है। और सेकेंड स्थान किसे दिया गया है? तो टोरंटो को सेकेंड स्थान दिया गया है। और जो सिंगापुर है इसे 3रा स्थान दिया गया है। इसका जो पहले वाला क्वेश्चन था इसे मैच कर लीजिए, नहीं तो आप लोग फिर बाद में दिक्कत कीजिएगा। नीरज चोपड़ा हो गया, रवि कुमार दहिया हो गया, और काश आपको ये हो गया। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन दिया गया है? 3 और 1। पहले देखिए 3 और 1, तो इसमें अच्छा ये दिया गया है डी है। ठीक है, क्योंकि देखिए कांस्य पदक जीता गया है बजरंग पुनिया के द्वारा भी, और कांस्य पदक जीता गया है लवलीना बोर्गोहेन के द्वारा भी। ये आपके असम की हैं। तो जो ऑप्शन में दिया गया उसके अनुसार आपको मिला लेना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवात का क्या नाम था? तो उसका नाम था जवाद। क्या नाम था? जवाद उसका नाम था। और ये जवाद नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो सऊदी अरब के द्वारा दिया गया था। सऊदी अरब के द्वारा दिया गया था। अरब का जो आपके गल्फ़ कंट्री है, गल्फ़ कंट्री ना, गल्फ़ कंट्री में कितने देश हैं आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, और उसका नाम भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार
2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा? तो कितना रहा है? तो 19.2% रहा है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा था? तो 19.2% आपके रहा था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? तो शिवहर का, सबसे कम आपके शिवहर का था। और सबसे अधिक पटना का शिवहर के 7 गुना आपके पटना में है। वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना टन रहा? वर्ष 2020-21 में जो है बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा, मतलब कितना टन रहा? तो 6.83 लाख टन। कितना? 6.83 लाख टन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने कोरस या मूंगा को नुकसान पहुंचाने वाले सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसके द्वारा लगाया गया है? थाईलैंड के द्वारा लगाया गया है। और इसका पहले एक पलाऊ देश है, इसके द्वारा भी लगाया गया था। हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में स्थित है, इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। SERB पावर योजना किससे संबंधित है? SERB पावर योजना किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है महिलाओं के लिए खोजपूर्ण अनुसंधान में अवसरों को बढ़ावा देने से। भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का पहला जो शराब संग्रहालय है गोवा में खोला गया है। जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता की रतले पनबिजली परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ध्यान रखना है कि जो रतले पनबिजली परियोजना है ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर। नोट कीजिएगा किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला जो पहला खाड़ी देश बना है UAE बना है। कौन बना है? UAE बना है। निम्नलिखित में से किस देश ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम किया है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम किसके द्वारा किया गया है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है, भारत को हराकर। न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है, भारत को हराकर। नेक्स्ट है US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एमा रादुकानु ने जीता है। एमा रादुकानु ने जीता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ठीक है ये गलत है, एक सेकंड। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 इसमें जो है महिला के द्वारा खिताब कौन जीतती है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो एशले बाल्टी के द्वारा जीता गया है। एशले बाल्टी के द्वारा। और पुरुष में किसके द्वारा जीता गया है? तो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? राफेल नडाल के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता गया है। ये नया वाला, इसे ध्यान में रखिएगा। विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो विश्व के सबसे युवा जो शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। क्या नाम है? अभिमन्यु मिश्रा। ये 12 वर्ष 4 महीना 25 दिन के थे। सितंबर 2021 में भारत नेपाल के बीच 15वां सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ पर संपन्न होता है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संपन्न होता है। कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संपन्न होता है। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? थीम क्या था? तो रीस्टोर योर अर्थ। मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े शहरों में प्रथम स्थान किसे मिला है या किसका है? तो बेंगलुरु को पहला स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान किसे दिया गया है?
तो पुणे को दूसरा स्थान दिया गया है और तीसरा स्थान अहमदाबाद को दिया गया है। छोटे शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? तो छोटे शहरों में पहला स्थान आपको शिमला को दिया गया है। किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाला वाहन पेश किया जो दिसंबर 2021 में सड़कों के साथ साथ रेल पटरियों पर भी चल सकता है? तो ये पेश किया गया है जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने निधि 20 योजना की शुरुआत की है? निधि 20 योजना का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो ओम बिरला के द्वारा किया गया है निधि 20 योजना की शुरुआत। और इसका जो निधि 20 है इसके तहत जो है पर्यटन के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है डिजिटल सुविधा को आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा निधि 20 योजना के तहत। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्री द्वारा बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो माई पोर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि हाल ही में जो है केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो माई पोर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर अमित सेन है, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2021 की अवधि में भारत का सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश को हुआ? अच्छा प्रश्न, दोबारा देखिएगा कि आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2021 की अवधि में भारत का सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश को किया गया है? तो अमेरिका को किया गया है। किस देश को? अमेरिका को किया गया है। मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ऋषिकेश में किया गया है। हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? हाल ही में जो है 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो क्यूबा बन गया है। कौन बन गया है? क्यूबा। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया है। कहाँ पर? ब्रिटेन में किया गया है। किस राष्ट्र ने वर्चुअली आयोजित 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता की है? तो किसके द्वारा किया गया है? इंडिया के द्वारा किया गया है। इंडिया के द्वारा किया गया है। और 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, इसका आयोजन किस देश में होगा? तो चाइना में होगा और चाइना के द्वारा किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो आपके भारत के द्वारा जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये वर्चुअली तरीके से हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस बैंक ने जो है हरित और सतत जमा पहल की शुरुआत की है? अच्छा प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो है किस बैंक ने हरित और सतत जमा पहल की शुरुआत की है? तो HDFC बैंक ने। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र ने नई नागरिकता नीति की शुरुआत की है? तो नई नागरिकता नीति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो UAE के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो निवेश को आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। UAE का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब अमीरात। निम्न में से किस नगर निगम के द्वारा जो है मार्च 2021 में देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? दोबारा देखिएगा, निम्न में से किस नगर निगम के द्वारा जो है मार्च 2021 में देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जो है मार्च 2021 में देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। मणिपुर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं
विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? तो संघाई डियर पाई जाती है। और ध्यान रखिएगा कि जो केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये किस लेक में है? तो लोकटक लेक में है। एक गलत लिखा गया, लोकटक झील में है, ठीक है, लोकटक झील में है। और लोकटक झील में ही केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। और केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में ही एक हिरन है जिसका नाम है संघाई डियर, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे डांसिंग डियर भी बोला जाता है, जिसे ध्यान रखिएगा, जिसे डांसिंग डियर भी बोला जाता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है? तो नामदफा बाघ रिजर्व है। ये किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो जो एशियाई जंगली गधा है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो कच्छ के रण में पाया जाता है। कहाँ पर? कच्छ के रण में जो है एशियाई जंगली गधा पाया आपके जाता है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इको मार्क क्या होता है? इको मार्क क्या होता है? तो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नाम पवित्र करने की योजना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो आल्पस पर्वत है इसका विस्तार जो है फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में जो है आल्पस पर्वत का विस्तार है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक है, माउंट ब्लैंक है। लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है? तो जो आपकी लद्दाख की सीमा है यह स्पर्श करती है चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो याद रखिएगा जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है इसकी सीमा सिर्फ पाकिस्तान से लगती है, सिर्फ आपकी पाकिस्तान से लगती है। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? यह ध्यान रखिएगा, पूछा गया है प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो प्रथम का नाम था दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम था? दक्षिण गंगोत्री। और उसके बाद भारत के द्वारा जो है मैत्री, हिमाद्री, भारती आदि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है अंटार्कटिका में। मैत्री, भारती और हिमाद्री बाद में आपके स्थापित किया गया है, लेकिन प्रथम कौन है? दक्षिण गंगोत्री है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी? नर्मदा नदी बनाती है। निकलती कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। गिरती कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। छोटा में बोलेगा तो खंबात की खाड़ी में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी के नॉर्थ में विंध्यन पहाड़ है और साउथ में जो है सतपुड़ा पहाड़ है। जो नर्मदा नदी है भ्रंश घाटी में बहती है। भारत में किस जनजाति को मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है? तो किस जनजाति को मूल रूप से जो है अफ्रीकी जनजाति माना जाता है? तो सिद्धी जनजाति को जो है मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है। जो सिद्धी जनजाति हैं इनका ज़्यादातर जनसंख्या किस राज्य में है? तो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में इनकी ज़्यादातर जनसंख्या है। निम्न में से कौन जो है पर्वत श्रेणी उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजन के रूप में जानी जाती है? वहाँ पर नदी था, यहाँ पर पर्वत श्रेणी है। फिर से देखिएगा, निम्न में से कौन पर्वत श्रेणी जो है उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में मानी जाती है? तो कौन मानी जाती है? विंध्यन पर्वत श्रेणी को माना जाता है, विंध्यन पर्वत श्रेणी को माना जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक दूरी वाली यात्री रेल मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है और इसकी लंबाई कितना है? तो 4286 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कौन सी एक्सप्रेस चलती है? तो विवेक एक्सप्रेस चलती है। कौन सी एक्सप्रेस? विवेक एक्सप्रेस चलती है। और इसका पहले जो है जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक सबसे लंबी रेलगाड़ी चलती थी जिसकी लंबाई कितना था? तो 3726 किलोमीटर इसकी लंबाई था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में
सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करने वाला जो देश है चीन है। कौन है? चीन है। उसके बाद अमेरिका है, सेकंड पर यूएसए है, तीसरा में रूस है, चौथा में अपना देश भारत है। निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय भ्रंशन से हुआ है? तो महाद्वीपीय भ्रंशन से जो है किसका निर्माण हुआ है? तो अरावली पर्वत का, जबकि एंडीज, आल्प्स, हिमालय, इन सभी का निर्माण जो है महासागरीय भ्रंशन से हुआ है। महासागरीय भ्रंशन से हुआ है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि नवीन पर्वत है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे छोटी तटरेखा किस देश की है? तो सबसे जो छोटी तटरेखा है मोनाको देश की है। किस देश की है? मोनाको देश की है। और इसकी तटरेखा की लंबाई कितना है? तो 2.5 मील है। कितना है? 2.5 मील इसकी तटरेखा की लंबाई है। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मेजो हिल्स का हिस्सा है? तो गारो, खासी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है ये आपके मेजो हिल्स का हिस्सा नहीं है, जबकि भूवन पहाड़ियाँ जो है मेजो हिल्स का हिस्सा है। मेजो हिल्स का हिस्सा है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो लुसाई हिल्स है वो भी आपकी मेजो पहाड़ियों का ही हिस्सा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा कितना था? तो कितना था? तो 68.8% था। 68.8% था। और 31.2% आपकी शहरी हिस्सा था। भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से किस प्रकार के शैल में पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर जो है ये आपके विंध्यन शैल में पाए जाते हैं। विंध्यन शैल क्रम की चट्टान में आपके पाए जाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विंध्यन शैल हैं इसमें सोना, लोहा, मैग्नीज आदि खनिज पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। कितना है? 834 है। बिहार में कितना है? तो बिहार में 935 है। बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। पंजाब का कितना है? तो 846 है। राजस्थान का कितना है? तो 888 है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया? तुर्कान ए चहलगानी दल था जिसे बोलते हैं चालीसा दल। इसका दमन किसके द्वारा किया गया है? बलबन के द्वारा। और इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है राजसी तगड़ी जिसे बोलते हैं तालीकोटा। युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो सदाशिव राव था। कौन था? सदाशिव राव था। और जो राजसी तगड़ी है इसे बनीहट्टी युद्ध भी बोला जाता है। आप लिख देते हैं बनीहट्टी युद्ध भी बोला जाता है। और ये कब होता है? तो 1565 को होता है। 1565 को होता है। इस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सज़ा दी गई थी। तो गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर के द्वारा राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें फांसी दे दी गई थी। खुसरो कौन है? तो खुसरो आपके शाहजहां हैं। जो गुरु तेग बहादुर हैं, गुरु तेग बहादुर को किसके द्वारा हत्या करवा दी गई थी? किस मुग़ल शासक के द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा जो है गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी गई थी। और किस लिए? तो गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करों खराज, ज़कात, जजिया और खुम्स को ही आरोपित किया? तो किस शासक के द्वारा किया गया था? यह किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन में नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया?
एवं छत्रपति की उपाधि धारण की। तो कब करवाते हैं अपना राज्याभिषेक? 1674 में। कब करवाते हैं? 1674 में। और 1680 में जो है शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की? ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन में बीपीएससी क्या पूछा था कि मिथिला के जो कर्नाट वंश हैं इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक आपके नन्नदेव हैं। और इसके अंतिम शासक कौन है? तो इसके जो अंतिम शासक है हरि सिंह है। कौन है? हरि सिंह है। और जो मिथिला है इसका राजधानी कहाँ पर था? तो सिमरावगढ़ था। नोट कीजिएगा, सिमरावगढ़ इसकी राजधानी था। सिमरावगढ़ जो है मिथिला की राजधानी था। और एक चीज़ और भी पूछा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी जब बिहार पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय मिथिला के शासक कौन थे? तो नोट कीजिएगा, नरसिंह देव थे। कौन थे? नरसिंह, एक मिनट रुक जाइए यहाँ पर, कौन थे? नरसिंह देव। फिर से बोलते हैं, जब बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय मिथिला के शासक कौन थे? तो नरसिंह देव थे। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? जब तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 में होता है। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो अस्कन था। कौन था? अस्कन था। और जो तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का सेकेंड युद्ध कब होता है? तो 1192 में होता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। तराइन के सेकेंड युद्ध में आपकी मोहम्मद गौरी जीत जाता है, जबकि तराइन के प्रथम युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी आपके हार जाता है और भाग जाता है। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए? तो किस वर्ष निर्वाचित होते हैं? 1892 में आपके निर्वाचित होते हैं। और किस पार्टी से? तो उदारवादी पार्टी से। और किस क्षेत्र से? तो क्षेत्र का नाम लिखिएगा, किसबरी क्षेत्र से। ठीक है, यहाँ पर बिंदु है, किसबरी क्षेत्र से आपके निर्वाचित होते हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1786 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था? तो कौन सा प्रावधान जो है 1786 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था? तो देख लीजिए कौन सा प्रावधान किया गया था। गवर्नर जनरल को जो है विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने और अपने निर्णय लागू करने का अधिकार मिला था। तो ठीक है। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई, ये भी ठीक है। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यह पहले ही काम किया जा चुका है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया था। तो ये भी आपकी गलत है। तो इसमें केवल सही एक और ए और बी है। पूछा क्या तब से किया गया? तो ए और बी आपके किया गया था। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। हम डेट लिख देते हैं, आप लोग इसे मिला लीजिएगा। वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा कब होता है? तो 1501 में होता है। वांडीबास का निर्णायक युद्ध ये कब होता है? तो 1760 में होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है? तो 1599 में होता है। 1599 में होता है। बेदरा का युद्ध कब होता है? तो 1759 में होता है। इसे आप लोग सही क्रम में मिला लीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें कौन सी घटना घटता है? तो वास्को डी गामा पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सेकेंड हो जाएगा। तीसरा में आपका हो जाएगा बेदारा और चौथा में हो जाएगा वांडीबास का युद्ध। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बागान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने पर राजी हुए थे? तो 25% आपके 25% जो आपके रेवेन्यू है वो आपके वापस करने पर आपके राजी हो गए थे बागान मालिक। इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस की स्थापना किसने की? इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस की स्थापना किसने की? किसके द्वारा किया गया है? तो एमजी रनाडे के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? एमजी रनाडे के द्वारा किया गया है। और कब किया है? तो 1887 में किया है। कब किया है?
87 में किया है। और कहाँ पर किया है, तो बम्बई में किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। तो कौन हो गए थे, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, जीएस खापड़े। ये 4 व्यक्ति जो हैं असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर आपकी कांग्रेस से अलग हो गए थे। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो सर्वप्रथम जो कारखाना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो 1608 में सूरत में स्थापित किया गया था। तो उस समय शासक कौन थे, तो जहांगीर उस समय शासक थे। और जो शासक की अनुमति से जो है 1613 में आपके सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है अवध राज का संस्थापक था, तो शहादत खां था, जिसे बुरहान उल मुल्क भी बोला जाता है। बुरहान उल मुल्क भी बोला जाता है। और जब स्वतंत्र राज्य अवध बना था तो उस समय राजधानी कहाँ पर था, तो फैज़ाबाद में राजधानी था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। और इसकी स्थापना कब किया गया था, 1918 में इसकी स्थापना किया गया था। बानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया। जो बानर सेना था बच्चों का था और मंजरी सेना जो है लड़कियों के था। तो बानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये कब हुआ था, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके शुरू हुआ था। मराठी ग्रंथ दास बोध की रचना निम्नलिखित में से किस संत ने की थी, तो रामदास के द्वारा किया गया था। ये मराठी भाषा में था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया, तो पहला तो किया गया 1877 में। और इस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिटन थे। कौन थे, लॉर्ड लिटन थे। सेकेंड किया गया 1903 में, तो उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। और 1911 में जब किया गया तो उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग थे। तो 1901 में नहीं किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ है। लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो है अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया, तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। इसे दोबारा देखिएगा, अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया, तो उस अखबार का नाम क्या है, तो अमृत बाजार पत्रिका उसका नाम है। अमृत बाजार पत्रिका उसका नाम है। और किसके नेतृत्व में ये पत्रिका चलती थी, तो शिशिर कुमार यहाँ पर लिख देते हैं, शिशिर कुमार एवं मोतीलाल घोष के नेतृत्व में यह पत्रिका आपके चलती थी। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था, तो ये भगत सिंह के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा बोला गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है सतारा, बलिया, मिदनापुर में जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई, जबकि अवध में नहीं किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सही सम्मिलित नहीं है, इसमें से कौन सा जो युग्म है आपके सही सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, तो ये आपके पहला ही गलत हो जाएगा। जो सहायक संधि है किसके द्वारा दिया गया था, तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा दिया गया था। उसके बाद है स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड मिंटो थे, तो ये भी गलत है। जो स्थानीय स्वशासन है इसका जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है, ये तो सही है।
वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति अपनाई थी, ये भी सही है। तो ए और बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका गलत है। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना कांग्रेस की स्थापना के बाद की गई है? तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है कांग्रेस की स्थापना के बाद में की गई है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किया गया है? तो 1905 में किया गया है। कब किया गया है? 1905 में किया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की है? सुभाष चंद्र बोस ने जो है निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की है? ध्यान रखिएगा, शुरुआत की है तो जर्मनी में इसकी शुरुआत की है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाद में इसका हेडक्वार्टर को कहाँ पर बनाया गया? तो सिंगापुर में बाद में इसका हेडक्वार्टर को बनाया जाता है। फिर बाद में इसे ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया जाता है? इसके हेडक्वार्टर को बाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है रंगून में। कहाँ पर? रंगून में। ठीक है, आपको देखिए थोड़ा सा शोर आ रहा होगा क्योंकि एक बच्चा बाहर में कपड़ा धो रहा है तो उसका शोर आ रहा है। ठीक है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? अच्छा प्रश्न है कि बिहार में जो है असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में जो है किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो डुमराव में चलाया गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। किसकी? लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। प्रथम जनगणना कब संपन्न हुआ था? तो 1872 में संपन्न हुआ था। और किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपके संपन्न हुआ था। बिहार में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति का गठन किया गया? दोबारा देखिएगा, बिहार में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति का गठन किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो है एक श्रम जांच समिति का गठन किया गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो जो अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा है कहाँ कहाँ प्रचलित थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस के कुछ क्षेत्र में और उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में आपके अस्थायी बंदोबस्त लागू था, जबकि पंजाब में जो है महलबाड़ी व्यवस्था लागू थी। उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में महलबाड़ी व्यवस्था लागू थी। जो अस्थायी बंदोबस्त है 1793 में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण ये तो नहीं है, बर्फ़ का पिघलना ये भी नहीं है, दूध का खट्टा होना ये है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आदमी अपने सिर पर एक क्षैतिज तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक भारी बॉक्स रखता है, इस मामले में वह करता है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। एक आदमी जो है अपने सिर पर, ठीक है, अपने सिर पर एक क्षैतिज तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक भारी बॉक्स रखता है, तो इस मामले में वह करता है। इस मामले में वह करता है, तो इस मामले में देखिए कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिक कार्य नहीं, नकारात्मक कार्य नहीं, न्यूनतम कार्य नहीं, धनात्मक कार्य नहीं। तो क्या होगा कि इस प्रक्रिया में जो है कोई भी काम नहीं होगा। एक बैठक हॉल में जो शुरू में जो है प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, जो एक आपके बैठक हॉल है, एक सभा भवन है, जो शुरुआत में आपके प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद जो है पूर्ण क्षमता से भरा होता है, तो फिर भाषण की स्पष्टता क्या होगी? बढ़ जाएगी। जैसे कि आप सिनेमा घर में देखते होंगे तो बहुत सा काट के चीज़ लगाए जाते हैं ताकि जो आवाज़ है, जो साउंड है, उसे शोषण कर ले, और जो बहुत ज़्यादा गूंजता साउंड है ना, वो आपके साउंड गूंजे ना। आप कभी केवल जब का रूम खाली रहे तो अपने खाली रूम में क्या कीजिएगा कि मोबाइल में कुछ बोलिएगा, तो आपका आवाज़ देखिएगा, बाद में सुनिएगा उसे रिकॉर्ड करके, तो गूंजेगा, ठीक है। लेकिन अगर किताब कॉपी सारा कुछ अब रख दीजिएगा, टेबल कुर्सी, तो आपका आवाज़ नहीं गूंजेगा। देखिए मेरा जो आवाज़ अभी नहीं गूंज रहा होगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है? ध्वनि की प्रतिध्वनि जो है किसके कारण होती है? तो रिफ्लेक्शन के कारण होती है। किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण होती है। द्रव्यमान और भार के बीच अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन आपकी सही है? तो सारे कथन को पढ़ लीजिए। भार एक बल है जबकि द्रव्यमान एक बल नहीं है, ये तो सही है।
किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव उसके भार से अधिक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। द्रव्यमान केवल मीट्रिक प्रणाली में व्यक्त किया जा सकता है, ये भी गलत है। द्रव्यमान और भार हमेशा एक समान होता है, ये भी गलत है। तो केवल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है 9.461 गुना 10⁻15 मीटर होता है। आंसर दिया है किलोमीटर में, तो ये आपके इसे हटा लीजिए, तो 10⁻15 एक 16 हो जाएगा मीटर हो जाएगा, और आपको दिया है किलोमीटर में, तो 3 शून्य वापस कर दीजिए तो बचेगा 13। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की कुल संख्या है तो कितनी है? 3 है। रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। परमाणु का अधिकांश भाग आपके खाली है। निम्नलिखित में से कौन जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है? इसमें से कौन आपके जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है? सोना, ग्लूकोज, पानी ये शुद्ध है, जबकि दूध आपके शुद्ध नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर, सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूध में जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि चीज़ें आपकी होता है। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो बाष्पीकरण के कारण आपके ठंडा हो जाता है। बाष्पीकरण के कारण आपके ठंडा हो जाता है। दृष्टि बाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? तो बेनेगला के गुना वाला का, मतलब कि विशेष गंध के माध्यम से जो है कोई दृष्टिबाधित छात्र जो है अम्ल और क्षार का संकेतक का पता लगा सकता है। नेक्स्ट है पीएच स्केल होता है, तो पीएच स्केल जो है 0 से 14 होता है। इसमें 7 जो है 7 आपके उदासीन होता है, और 7 से कम क्या होता है? तो 7 से कम आपके क्षार होता है, और 7 से अधिक क्या होता है? तो अम्ल होता है। यही होना चाहिए। ठीक है। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो पढ़ लीजिए। यह उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, तो सही है। इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है, ये भी ठीक है। यह आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार की होती है, तो ये भी ठीक है। ये चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होती है, तो ये गलत है, ये चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका है। डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम को पानी से हटाने जो कठोरता का कारण बनते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो जो ग्लूकोमा है उसका उपचार जो है कोलिनजिर्क दवा के द्वारा किया जाता है। कोलिनजिर्क ड्रग्स के द्वारा किया जाता है। तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है, तो उस रोग को जो है मेनकेस रोग के नाम से जाना जाता है। फिर से देखिएगा, तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है किस नाम से? तो मेनकेस रोग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जन्म होता है? तो किस जीव में जो है पुनर्जन्म होता है? तो प्लेनेरिया और हाइड्रा में जो है पुनर्जन्म होता है। प्लेनेरिया और हाइड्रा में जो है पुनर्जन्म होता है, तो एक से अधिक ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वनस्पतिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की विधि नहीं है? तो कौन नहीं है? बोवाई जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की विधि नहीं है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है। TSH है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पर लिख देते हैं LATING हार्मोन। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायस्टोल के दौरान, डायस्टोल के दौरान जो है हृदय रक्त से भर जाता है। क्या होता है? डायस्टोल के दौरान जो है हृदय रक्त से भर जाता है। धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है। धमनी जो है एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है, तो रक्त को जो है हृदय से दूर ले जाती है। कहाँ? आपके हृदय से दूर ले जाती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है। इसमें से कौन सी कोशिका को जो है सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है? तो ल्यूकोसाइट को माना जाता है, एंथ्रियोसाइट को माना जाता है, उपकला कोशिका को माना जाता है, जबकि प्लेटलेट्स को नहीं माना जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें से कौन सा जो एंजाइम है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी है? तो डाइस्टेज। कौन है? आपके डाइस्टेज। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वाहक और रोग का सम्मिलित युग्म है? तो कौन है? क्यूलेक्स फाइलेरिया का है, तो ये तो ठीक है। घरेलू मक्खी, पीली ज्वार, ये सारे आपके सम्मिलित नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? तो हुकवर्म परजीवी संक्रमण की जटिलता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक पौधे निम्नलिखित में से किस जीव से जीन प्राप्त करते हैं? तो इंसेक्ट्स, जीवाणु, वायरस सभी से प्राप्त करते हैं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस का उपयोग जो है प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलों आमतौर पर बनी होती है, तो पॉलीस्टायरीन की बनी होती है, पॉलीस्टायरीन की बनी होती है। नेक्स्ट है नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में मेगलोनीमिया रोग होता है। मेगलोनीमिया रोग होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस में मीथेन सामग्री है, तो बायोगैस में जो मीथेन सामग्री कितना है? तो 55.8% है। कितना है? 55.8% है। इसमें जो आपके बायोगैस होता है उसमें 50 से 80% आपके मीथेन होता है, जबकि 20 से 25% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं। इसमें हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस भी आपके होते हैं बायोगैस में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का सवाल है, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका पहला का ए होगा 141 का, 142 का ए, 143 का बी, 144 बी, 145 डी, 146 सी, 147 ए, 148 बी, 149 का ई होगा और 150 का ए होगा। तो टोटल इसमें 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। आप लोग 150 में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाएँ उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो पहली बार चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।